आर सिंपली मल्टी वर्ड वर्ब्स। होती ये वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनमें वर्ब्स के साथ आपको कुछ और वर्ड्स भी नज़र आ रहे होते हैं। यूजुअली द कॉम्बिनेशन इज़ मेड अप बाय यूजिंग अ प्रीपोजिशन, यानी कि एक आपके पास होता है बेस वर्ब, जो कि कोई भी हो सकता है, कोई सा भी वर्ब, राइट या फिर गेट या फिर प्ले, कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ हम कोई और वर्ब लगा देते हैं। सही है। एंड दैट वर्ड इज़ यूजुअली अ प्रीपोजिशन या फिर एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, काम कैसे होता है वो ये बता रहा होता है। तो फ्रेजल वर्ब का जो कॉम्बिनेशन बनता है, इट्स बिटवीन अ वर्ब एंड अ प्रीपोजिशन या फिर अ वर्ब एंड एन एडवर्ब। ठीक है। पीपल आर वेटिंग फॉर योर स्पीच, नाउ स्पीक अप। ओके। Our government should speak up for Palestine in the UN. Very good. Walaikum assalam, Tahreem. Good job, everyone. Very nice. Some phrasal verbs require direct objects. अभी आप लोगों ने जो बनाया है उसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा, जैसे शिराज का सेंटेंस है, Our government should speak up for Palestine. Speak up is a verb, government is a subject, Palestine is the object, right? कुछ ऐसे भी verbs होते हैं जिनके बीच में हम उस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करके ऑब्जेक्ट को डाल सकते हैं। We need to speak up for our rights. Very good, Laiba. Good job. अब देखो what we can do is कि speak up, अभी तो हमने एक साथ लिखा है speak up, right? But we can also add up an object. speak up को break करके phrasal verb ही रहेगा वो, क्योंकि हम उसे combined meaning में यूज़ करेंगे, but object को हम इस phrasal verb के बीच में भी डाल सकते हैं। समझ आ रही है? जैसे यहाँ देखो क्या लिखा है, call Lorenzo back. अब ये कॉल आपके पास एक वर्ब है, बैक आपके पास एडवर्ब है, दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब बने और ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, बीच में आ रहा है। आखिर में नहीं लिखा हमने ऑब्जेक्ट, बल्कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ लिख दिया है, बीच में लिख दिया। कॉल बैक लोरेंजो भी कह सकते हैं, और हमने यहाँ बना दिया कॉल लोरेंजो बैक। ये बात समझ आ रही है? लेकिन हाउ डू वी नो कि ये वर्ब और एडवर्ब या वर्ब और प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब है? क्योंकि वी हैव टू रिमेंबर कि अगर सेंटेंस में वर्ब और प्रीपोजिशन एक कंबाइंड सेंस में यूज़ हो रहे हैं, दैट इज़ अ फ्रेजल वर्ब। लेकिन अगर इंडिविजुअल सेंस में यूज़ होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो फ्रेजल वर्ब नहीं कहलाएगा। ठीक है। एंड दैट्स द होल रीज़न वाई हम इन वर्ब्स को फ्रेजल वर्ब कह रहे हैं, क्योंकि ये एक फ्रेज़ बन चुके हैं। कॉल मी बैक, वेरी गुड शिराज, बिल्कुल ठीक। लेकिन हम हर फ्रेजल वर्ब के साथ नहीं कर सकते ये, बट विद अ लॉट फ्यू। अच्छा भाई, अब फ्रेजल वर्ब पेपर में सिंपल सेंटेंस लिखें, आई वुड से कि कंपाउंड सेंटेंस लिख दो, बट मेक श्योर फ्रेजल वर्ब के अंदर तो खैर असल बात जो हमने मेक श्योर करनी है कि हम इसको कंबाइंड सेंस में यूज़ करें, अलग अलग सेंस में यूज़ ना करना। ठीक है। क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूजन और टेंशन में होता है, जल्दी करने के चक्कर में हम उसे इंडिविजुअल ले जा रहे होते हैं उन वर्ब और प्रीपोजिशन को। जस्ट मेक श्योर कि वो हों आपके पास कंबाइंड सेंस में, और सेंटेंस इतना भी सिंपल ना हो कि आई गेट अप इन द मॉर्निंग। अब थोड़ा सा कुछ उसमें नज़र आए कि आपने डाली है अपनी मेहनत। ठीक है। सेंस एक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक शिराज। यानी कि हम अब देखो कॉल बैक का कॉल का मतलब है कॉल करो, बैक का मतलब है पीछे जाओ, यही मतलब है ना। लेकिन कॉल बैक का मतलब यूँ नहीं कॉल करो पीछे चले जाओ, कॉल बैक का मतलब है दोबारा से पलट के रीडायल करो उसे, यही मतलब है। दैट्स द होल पॉइंट, दैट्स व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ इनका नाम ही है फ्रेजल वर्ड्स। फ्रेज का मतलब ही क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स रिटन टुगेदर, उसी को हम फ्रेज कहते हैं। यहाँ भी हमने यही किया, हमने वर्ब उठाया, प्रीपोजिशन उठाया, एडवर्ब उठाया, साथ में डाल दिया एक सेंस में, इट बिकम्स अ फ्रेज। एंड बिकॉज यहाँ पे आपके पास वर्ब इट हैज़ द कोर इम्पॉर्टेंस, इस फ्रेज को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है एवरीवन। अब गुड जॉब, वेरी नाइस। अच्छा भाई, अब यहाँ पे एक मज़े की बात लिखी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेजल वर्ब्स एंड प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। यानी कि अगर हम सिर्फ फ्रेजल वर्ब की बात करें तो अभी हमने पढ़ लिया कंबाइंड सेंस, इंडिविजुअल सेंस में आ रही मीनिंग्स तो क्या बन जाते हैं, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज। अगर हम फ्रेजल वर्ब में बात करते हैं तो वर्ब इज़ इन द मेन फोकस। ठीक है। और अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं वहाँ प्रीपोजिशन इज़ इन द मेन फोकस, तभी हम उसको प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। दोनों हैं तो फ्रेजेस, लेकिन फ्रेजल वर्ब में कंबाइंड मीनिंग और प्रीपोजिशनल फ्रेज में इंडिविजुअल मीनिंग्स। ठीक है। बट हाउ वुड वी टेल द डिफरेंस? आई लुक्ड अप द डायरेक्शंस, आपके पास वर्ब है और प्रीपोजिशन है। एमी लुक्ड अप द रोड, वर्ब है और प्रीपोजिशन है। अब मुझे बताएं इन दोनों में से
which one can we call the phrasal verb and which one can we call the prepositional phrase. आपने याद क्या रखना है कि prepositional phrase के अंदर individual meanings हैं, right, और phrasal verb के अंदर combined meanings हैं. First one is the phrasal verb. Okay, good job. Anyone else? या फिर सब के सब एग्री कर रहे हैं लाइबा के साथ? Second is prepositional phrase. Okay, but do you guys have any like reason why? Why is the first one a phrasal verb? Because looked up the directions का क्या मतलब है? Direction का मतलब है रास्ते या एड्रेस या मैप, राइट? और looked up the direction का मतलब है कि आपने directions के साथ क्या किया? Very good Laiba. It's being used for the purpose of searching something. किसी चीज़ को ढूंढने के लिए यूज़ हो रहा है. Good job. और सेकेंड सेंटेंस में लिखा है Amy looked up the road. इसका मतलब क्या है कि वो रोड को ढूंढ रही थी? नो. यहाँ पे इसका मतलब है कि शी जस्ट वेंट अहेड एंड लुक्ड एट. देखना, एग्जैक्टली, शी वाज जस्ट लुकिंग एट इट. ओके, एंड दैट्स व्हाई इट्स अ प्रीपोजिशनल फ्रेज. अब देखिए, द प्रीपोजिशन अप ऑफ द फ्रेजल वर्ब लुक्ड अप मीनिंग टू लोकेट इन्फॉर्मेशन. जाहिर सी बात है, सर्च करना इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि लाइबा ने बताया. लेकिन सेकंड सेंटेंस में ना हम लुक को कंबाइंड मीनिंग में डाल रहे हैं ना अप को, बल्कि हम इन दोनों को सेपरेट सेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, राइट. यहाँ पे अप का मतलब है कि आपने रोड को फॉलो किया एंड यू आर लुकिंग एट द रोड फॉर समथिंग. रोड पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. इट्स नॉट फंक्शनिंग एज ए यूनिट. एक यूनिट नहीं बना लुक्ड अप, बल्कि सेपरेट है. एग्जैक्टली शिराज, बिल्कुल ठीक. जस्ट देख लेना उस चीज़ को. तो इसका मतलब हम यहाँ पे सेपरेट सेंस में यूज़ कर रहे हैं. दे आर नॉट एज अ यूनिट. ठीक है. अब एक और एग्जाम्पल है, वर्क आउट एंड वर्क आउट. दोनों वर्कआउट लिखे हुए हैं. वी हैव अ सेंटेंस. जब तक सेंटेंस नहीं देखेंगे पता भी नहीं चलेगा, राइट. आवर प्लान वर्कड आउट. हमारे प्लान ने वर्कआउट कर दिया. द वुमेन वर्कड आउट एट द जिम. नाउ व्हाट डू यू थिंक, कहाँ पे है सिंगल यूनिट और कहाँ पे है इंडिविजुअल सेंस? डू यू गाइज नो? फर्स्ट वन इज सिंगल यूनिट. ओके, गुड. वर्कड आउट का मतलब सक्सेसफुल हो जाना किसी चीज़ का, चल जाना किसी चीज़ को. और सेकंड वन क्या है? द वुमेन वर्कड आउट एट द जिम. सेकंड वाले में वर्कड आउट का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो जिम के बाहर निकली और जिम के बाहर काम किया? लेकिन यहाँ तो एट द जिम लिखा हुआ है. काम करना? नो, नॉट एग्जैक्टली काम करना. सेकेंड एक्सरसाइज. वेरी गुड अब्दुल राफ है. तो अगर वर्कड आउट को मैं एक्सरसाइज के सेंस में यूज़ कर रही हूँ तो इसका मतलब इट्स अ न्यू मीनिंग. वर्कआउट का मतलब बिल्कुल ठीक तहरीर. तो यहाँ पे फिर मुझे बताओ, दोनों खुद से आप सब लोग बताएं कि ये इंडिविजुअल मीनिंग तो नहीं हुआ ना. वर्कड आउट का मतलब है यहाँ पे एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करने का मतलब है इन दोनों वर्ड्स ने आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े एंड दे मेड अ न्यू मीनिंग, कंबाइंड मीनिंग. इसका मतलब in these two sentences both of these are the phrasal verbs, right. first one का मतलब है कि आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, right. second one का मतलब है वर्कआउट का एक्सरसाइज करना. तो दोनों phrasal verb ही हैं, लेकिन अब दोनों sentences में phrasal verb के मीनिंग्स डिफरेंट हैं. ठीक है. दिस इज़ वेयर द ट्रिक कम्स इन, राइट. और यहीं पे बच्चे मार्क्स लूज़ करते हैं, वो phrasal verb के मीनिंग्स को आपस में मिक्स एंड मैच. अब देखो, आपके पेपर में सिर्फ फ्रेजल वर्ब लिख के आ रहे होते हैं. दे नॉट आस्किंग यू कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करें. अगर आप पेपर में वर्कआउट लिखा हुआ आ रहा है तो यू कैन यूज़ इट इन आइदर ऑफ द टू सेंसेस, राइट. लेकिन बस फोकस किस चीज़ पे होना है कि वो दोनों मिल के एक न्यू मीनिंग बना रहे हैं. दे आर नॉट बीइंग फोकस्ड ऑन द इंडिविजुअल सेंस. ठीक है. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन. एंड अब यहाँ पे एक लिस्ट है ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स की जिनके अलग अलग मीनिंग्स हैं.
जो कि सिंगल सेंस में ही यूज़ हो रहे हैं, लेकिन दे आर गिविंग अस डिफरेंट मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्टेक्स्ट, राइट। आस्क समवन आउट, आप आस्क आउट भी लिख सकते हैं और आप ऑब्जेक्ट को बीच में भी डाल सकते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है इनवाइट करना किसी को, किसी लंच के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। तो यू कैन जस्ट आउट जेसी आस्क्ड आउट आंड्रिया, या फिर आपने लिख दिया जेसी आस्क्ड आंड्रिया आउट। आपने फ्रेजल वर्ब को ब्रेक अपार्ट किया, आपने बीच में आंड्रिया को डाल दिया, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब पेपर में, अब ये देखो, ये सेंटेंसेस भी कोई बहुत कंपाउंड सेंटेंस तो नहीं है, सारे के सारे सिंपल सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेकिन दे गिविंग अस अ सेंस से कंप्लीट है। ये नहीं कि आई आस्क हर आउट, सेंटेंस ये भी ठीक होता, लेकिन इट वुड हैव बीन सो सिंपल, सही है। तो एक ऑब्जेक्ट आपने डाल दिया, आस्क्ड आउट टू डिनर। आप लोग भी यही कोशिश कीजिएगा कि जो भी सेंटेंस बनाएं उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें शामिल हों, ताकि कंप्लीट सेंस दे वो मीनिंग, तभी उसके पूरे नंबर बनेंगे, वरना सेंटेंस में नंबर कट जाएंगे, राइट। अब एक और वर्ब, फ्रेजल वर्ब है, अगेन विद द सेम वर्ब आस्क, लेकिन साथ में लिखा हुआ है अराउंड। अब अराउंड का मतलब है कि आप सर्कुलर घूमे चले जा रहे हैं, राइट। लेकिन आस्क अराउंड का मतलब क्या है? व्हेन यू आर आस्किंग अ लॉट ऑफ पीपल द सेम थिंग, आप एक ही सवाल बहुत सारे डिफरेंट लोगों से बार बार पूछते रहें, इसका मतलब क्या है? आस्क अराउंड। वेरी गुड शिराज, गुड जॉब बेटा, गुड जॉब। बाकी लोग सेंटेंस बना सकते हैं आस्क आउट का? कैन यू ऑल ट्राई मेकिंग अ सेंटेंस यूजिंग आस्क आउट एज अ फ्रेजल वर्ब? कौन बना रहा है भाई, जल्दी से बताएं। She asked out me for her birthday. She asked me out, ठीक है लाइबा, me आ गया आपका बीच में फ्रेजल वर्ब के। She asked around but no one answered her. Had के साथ फिर answered आएगा, verb की थर्ड फॉर्म, राइट। No one had answered her. Very good तहरीम, good job बेटा। Others also, कोशिश करें बनाने की, क्योंकि असल आपके पास पेपर में यही है, सेंटेंस मेकिंग। It is asked around, ma'am. Then a single word ask can we use? Asra, if you are going to break the phrasal verb, उसमें कोई इशू नहीं है, you can break it apart, लेकिन still it should give you the combined sense. As a single unit ही work करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जैसे आप लोग asked out me लिख रहे हो, that would be wrong, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने ऑब्जेक्ट को बीच में ही डालना है phrasal verb के। My cousin asked me out, ठीक है, क्योंकि आस्क्ड आउट मी तो मीनिंग ही समझ नहीं आ रहा, आस्क्ड आउट मी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, सही क्या। आई आस्क्ड आउट माई फ्रेंड फॉर इफ्तार। माजबीन, यू हैव टू डू द सेम थिंग, आई आस्क्ड माई फ्रेंड आउट, ठीक है, वेरी गुड। प्ले अ गेम नहीं, आस्क मी आउट फॉर अ डिनर या फॉर अ पार्टी या फॉर एनीथिंग एल्स, ठीक है, some sort of an invitation to go out. Very good Shiraz, very good. It's okay Majbeen, question पूछेंगे तभी समझ आएगा. You should never be shy of asking the questions. ठीक है, अब थर्ड वन पे चलते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन दो अलग अलग मीनिंग्स में यूज हो सकता है फ्रेजल वर्ब ही के तौर पे। फर्स्ट वन इज स्टॉप फंक्शनिंग, कोई चीज़ काम करना छोड़ दे, राइट। द कार ब्रोक डाउन, गाड़ी ने काम करना छोड़ दिया, गाड़ी रुक गई एक जगह पे, राइट। ही ब्रोक डाउन इन टीयर्स, इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा बेचारा उदास हो गया, रोना शुरू हो गया, यही मतलब है। अब दोनों जगह फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ भी सिंगल यूनिट है, सेकेंड सेंटेंस में भी सिंगल यूनिट है, लेकिन यहाँ फ्रेजल वर्ब के कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, ठीक है। बिल्स ट्रक ब्रोक डाउन नियर द ट्रेन ट्रैक्स, अब इसका मतलब है कि उसका ट्रक रुक गया, काम नहीं कर रहा था, चलना बंद कर दिया उसके ट्रक ने, राइट। स्काइलर ब्रोक डाउन व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट द रूम,
ब्रोक डाउन का मतलब व्हेन हर हस्बैंड लेफ्ट, वो बेचारी रोने के लिए बैठ गई, बहुत ज़्यादा उदास हो गई वो। सही है, बात समझ आ रही है? दोनों जगह पे फ्रेजल वर्ब ही है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे कंबाइंड सेंस में यूज़ हो रहे हैं वर्ब और प्रपोजिशन, तो दैट्स वाई इट्स अ फ्रेजल वर्ब। ठीक है, अब कैन यू पीपल अगेन ट्राई मेकिंग अ सेंटेंस, किसी भी एक कॉन्टेक्स्ट में बना लें, आपकी मर्जी है, आइदर व्हेन समथिंग स्टॉप्स फंक्शनिंग या फिर व्हेन यू गेट अपसेट। यू आर थैंकफुल, ओके, अच्छी बात है, बट गिव अस अ कॉन्टेक्स्ट, व्हाई आर यू स्टिल थैंकफुल? Because something bad happened in the market, that's why you are thankful, or because you didn't want to go to the market, you know. The sentence looks a bit incomplete क्योंकि if you are thankful, why are you thankful, you have to mention that as well. ठीक है, anyone else? My car isn't broken down on the road or somewhere else. Broken is the third form, right? और थर्ड फॉर्म के साथ क्या हम कभी इज़ यूज़ कर सकते हैं? अब्दुर्राफ़िक, broke down suddenly near the city. Very good, Laiba, because it happens in remote areas. ये लिखो फिर, because the market was in a remote area and I would have gotten in trouble. ठीक है पूरा. My friend's car apostrophe s Natasha broke down in the market. सही है, broke down लिख दो या फिर इसकी जगह had लिख दो। ठीक है, अब तो पे had not या has लिख दो कि अभी तक कभी नहीं खत्म रुकी गाड़ी चलना। has, she broke down when her best friend left her. broke is the past tense तेरीम, right? और leave is present। तो अगर पहले आप उदास होते तो फ्रेंड अभी क्यों जा रही है, फ्रेंड भी पास में गई होगी तभी तो उदास हुए, है ना। His bad behavior broke me down. Very good, Shiraz. Okay, कुछ नहीं, isn't भी ठीक है वैसे, लेकिन इसकी जगह बस has या had लगा दो ताकि वो perfect tense बन जाए, वरना फिर as you said कि broken की जगह second form कर दो। My sister broke down because her phone was stolen. Very good, Majabeen. Good job. Perfect. Very good. नेक्स्ट वन पे चलते हैं। अब हमारे पास है फॉल अपार्ट। फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है? फॉल का मतलब गिरना, अपार्ट का मतलब दूर दूर मौजूद होना, उसी को बोलते हैं अपार्ट, राइट। वी लिव अपार्ट, हम एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। लेकिन फॉल अपार्ट एज अ फ्रेजल वर्ब इसका मतलब है व्हेन समथिंग ब्रेक्स इनटू पीसेस, कोई चीज़ टूट के बिखर जाए। व्हेन आई गॉट लाइबा, क्योंकि ब्रोक इज ऑल्सो द सेकेंड फॉर्म, राइट। टुकड़े टुकड़े हो जाना, ब्रेक इनटू पीसेस। वेरी गुड माजबीन एंड शिराज, यानी कि अगर कभी शीशे की कोई चीज़ नीचे गिरती है, इट लिटरली ब्रेक्स इनटू बिलियन पीसेस, राइट। लेकिन यहाँ सिर्फ शीशे के लिए नहीं, और चीज़ों के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे सेंटेंस में भी क्या लिखा है, हॉलीज ड्रेस फेल अपार्ट इन द वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में डालने के बाद इट जस्ट टोर इनटू पीसेस, तो हम ये भी लिख सकते थे और ब्रेक इनटू पीसेस भी लिख सकते हैं। हार्ट ब्रेक सेंटेंस के लिए यूज़ हो सकता है, बिल्कुल यूज़ हो सकता है, क्यों नहीं। एज अ फ्रेजल वर्ब यूज़ नहीं होगा क्योंकि हार्ट इज़ नॉट अ वर्ब, राइट। ब्रेक इज़ अ वर्ब, लेकिन हार्ट तो नाउन है, लेकिन यू कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस किसी और फ्रेजल वर्ब के साथ। ओके, क्योंकि देखो फ्रेजल वर्ब में एक वर्ब होना है और दूसरा प्रपोजिशन होना। अब फॉल अपार्ट का सेंटेंस क्या कोई बना सकता है? माई टॉय इज़ ब्रेक इनटू पीसेस। अच्छा शेजा, देखो अब इज़ लगाया है। इज़ हम कब लगाते हैं? जब हम कंटिन्यूअस टेंस बनाते हैं, राइट। और अगर लिखोगे माई टॉय इज़ ब्रेकिंग इनटू पीसेस, तब सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब है वर्ब हैज़ टू कम इन ING। वरना फिर सिंपल लिख दो माई टॉय ब्रोक इनटू पीसेस, ख़त्म हो गई बात, राइट। लेकिन हमें ब्रोक इनटू पीसेस का बनाना नहीं है, हमें सेंटेंस बनाना है फॉल अपार्ट का।
My heart fell apart because of losing the cricket world cup final. बिल्कुल ठीक है शिराज. Israel fall apart. ये लिखो Israel. No, Palestinian. The country of Palestine was fallen apart. It doesn't make any सेंटेंस तो ठीक है लेकिन फ्रेजल वर्ब फिट नहीं हो रहा कॉन्टेक्स्ट में अब्दुल राफ़ा. चूँकि लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देना, यू हैव टू, यू कैन राइट द इजराइली बॉम्ब्स फेल अपार्ट द फ़लस्तीनियन पीपल. ठीक है, ऐसा बना सकते हो. आई फेल अपार्ट, फेल लिखेंगे. सही है, क्योंकि सेड का है पास्ट टेंस और जाहिर है वर्ब के पास्ट टेंस में हुआ होगा. आई फेल अपार्ट व्हेन शी सेड यू आर सेल्फिश. बट गुड सेंटेंस. यहाँ पे समझ आया. इजराइली बॉम्ब्स फेल अपार्ट द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, या फिर फ़लस्तीन, सिंपल ये लिख दो. गुड जॉब बेटा, परफेक्ट. गिव इन आपके पास नेक्स्ट है. गिव इन का मतलब है रिलक्टेंटली स्टॉप फाइटिंग और आर्ग्यूइंग. माई टॉय फेल अपार्ट, सिंपल शिजा ये लिख दो. माई टॉय फेल अपार्ट. ओके, लेकिन देखो सेंटेंस तो ठीक होगा, माई टॉय फेल अपार्ट, लेकिन अब ये सेंटेंस थोड़ा छोटा सा है. ऐड सम कॉन्टेक्स्ट इनटू इट. काउंट तो ज़रूर होगा अब्दुल राफ़े, लेकिन देखो जो इन्विजिलेटर्स हैं दे वुड बी लुकिंग एट कि सेंटेंस थोड़ा मेच्योर हो. अब देखो एक बच्चा सेंटेंस छोटा लिखे, ठीक लिखे, लेकिन दूसरा बच्चा वही सेंटेंस अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छे से लिख दे, डिस्क्रिप्टिव, तो ज़्यादा वैल्यू तो डिस्क्रिप्टिव वाले को मिलेगी ना. सेंटेंस ठीक होगा आपका, लेकिन वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, एक डिस्क्रिप्टिव से सेंटेंस की. लाइबा आई मस्ट हैव मिस्ड योर सेंटेंस बेटा, मैं इसको चेक कर लेती हूँ. लाइबा का सेंटेंस कहाँ गया. बाय मिस्टेक आई फेल अपार्ट हर ग्लासेस. नो, हर ग्लासेस फेल अपार्ट बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक. ठीक है, not to give in the face of difficulties. Very good Shiraz, good job. Shiraz has gone to the next phrasal verb. Very good. गिव इन का मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर गए और आपने घर के अंदर जाके अफ्तारी को गिफ्ट कर दिया. इसका मतलब है रिलक्टेंटली स्टॉप फाइटिंग, जब आप हार मान जाएं, जब आप आगे लड़ ना सकें. फेल अपार्ट बाय इजराइल, बिल्कुल ठीक है माजवीन, परफेक्ट. ठीक है भाई. अब गिवन का मतलब है रिलक्टेंटली. रिलक्टेंटली का मतलब है कि आप करना तो नहीं चाहते, लेकिन अब गिवन का मतलब आप हार मान जाए. माइक डिड नॉट वांट टू गो ऑन अ ट्रिप टू बेलीज़ बट ही इवेंचुअली गेव इन. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन इवेंचुअली उसने कहा चलो भाई बात मान ही लेता हूँ मैं इनकी, चले ही जाता हूँ. तो गिवन का मतलब आप जो ना करना चाहें आप वो काम कर दें. ठीक है, Shiraz has already made the sentence for given, और लोग बना सकते हैं सेंटेंस.